नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रेप के बाद मर्डर के मामले को लेकर के बड़ी जानकारी है। 70 घंटे से यहां पर शव पड़ा हुआ है। डूंगरपुर में 10 साल की मासूम बच्ची का निर्वस्त्र शव मिलने का ये मामला, जिसमें 70 घंटे से जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव पड़ा है। पोस्टमार्टम के बाद से शव परिजन नहीं ले जा रहे हैं। आरोपी युवक को गाँव में लाने की मांग पर परिजन अड़े हुए हैं। ग्रामीणों ने युवक पर दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोप लगाए हैं। पुलिस और समाज के प्रतिनिधि समझाइश कर रहे हैं। 29 जून को सदर थाना इलाके में पुलिया के नीचे ये शव मिला था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता डूंगरपुर से जयेश हमारे साथ हैं। जयेश, क्या है आखिरकार पूरा मामला? अभी अपडेट क्या है आपके पास? 4 दिन पहले डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक रात को सोई हुई बच्ची अपने घर से गायब हो गई थी और इसके बाद में परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं अगले दिन यानी कि आज से 3 दिन पहले जो बच्ची गायब हुई थी, 10 साल की बच्ची, उसका निर्वस्त्र शव गांव में ही एक पुलिया के नीचे मिला था और उसके प्राइवेट पार्ट पे भी चोट के निशान थे। पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव को जिला अस्पताल की मोर्ची में रखवाया था और गांव वालों ने उस पुल के नीचे से गांव के ही एक युवक को निकलते हुए देखा था। इस आधार पर ग्रामीणों ने ये आरोप लगाया कि जो युवक पुल के पास देखा गया था वो उसी ने बच्ची को रात को घर से अगवा किया था और उसकी रेप के बाद हत्या कर दी। मामले में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम 3 दिन पहले हो चुका है, लेकिन जो ग्रामीण है वो जो आरोपी युवक जिस पे आरोप लगाया ग्रामीणों ने, उसको गांव में बुलाने और उसको सरेआम फांसी देने की मांग कर रहे हैं। 3 दिन से पुलिस और परिजन पुलिस समझाइश कर रही है ग्रामीणों से और कानूनी प्रक्रिया की पालना की बात कर रही है। क्या आरोपी की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है जयेश? आरोपी को पुलिस ने डिटेन कर रखा है और पुलिस जो है वो मेडिकल जो रिपोर्ट है उसकी इंतजार कर रही है और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद में उसमें बलात्कार की वगैरह धाराएं जोड़ी जाएंगी और उसके बाद में भी उसमें जो आरोपी का जो संलिप्तता है या नहीं है उसकी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जब तक आरोपी जिस पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है उसकी मौके पे मौजूदगी और हत्या या दुष्कर्म जैसी कोई घटना हुई हो, उसमें उसने कितनी लिप्तता है वो पूरी जांच करने के बाद में ही उसको गिरफ्तार दिखाएगी। फिलहाल जो आरोपी है पुलिस कर क्या रही है जयेश? 3 दिन से पुलिस कर क्या रही है? क्या ये पता नहीं कर पाई कि यही आरोपी है? क्योंकि उसकी गिरफ्तारी में उससे पूछताछ या डिटेन किया हुआ तो उससे पूछताछ तो हुई होगी। आरोपी 3 दिन से पुलिस की हिरासत में है, उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि आरोपी ने इस घटनाक्रम से खुद का कोई लेना देना साफ इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि कृत्य उसने नहीं किया है। वहीं जो पुलिस जो मेडिकल बोर्ड ने जो पोस्टमार्टम किया था उसकी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। साथ ही डीएनए टेस्ट भी लिया गया है और पुलिस इस मामले को पूरा पुख्ता करने के बाद में ही आगे बढ़ना चाहती है। चलिए जयेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो समझाइश का दौर भी चल रहा है, ग्रामीण लगातार अड़े हुए हैं। पोस्टमार्टम के बावजूद शव नहीं लिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच जालोर से बड़ी खबर है। जालोर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। 20 लोगों के जख्मी होने की खबर है। जालोर में ट्रक और रोडवेज की बस आपस में भिड़े हैं। 2 की मौत हुई है। 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। 6 साल की बच्ची और ट्रक चालक की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। टक्कर में ट्रक का आगे का हिस्सा पूरा चकनाचूर हो गया है। इस घटना के बाद की पहली तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 राजस्थान पर। ये वो तस्वीरें हैं, इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें हैं जो खौफनाक पूरी तरह से हादसे को दर्शाती हैं। कितना गंभीर ये सड़क हादसा रहा होगा और कितनी तेज गति के साथ ये टक्कर हुई, जिससे आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं पाली में करंट लगने से 2 लोगों की मौत होने की खबर है। करंट लगने से भाई बहन की मौत हुई है। बाइक से मानपुरा जा रहे थे दोनों और इसी दौरान बाइक स्लिप होने से एक पोल से टकरा गए और करंट लगने से दोनों की, भाई बहन की, मौके पर ही मौत हो गई। और इसी बीच उदयपुर हत्याकांड को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर जयपुर के एनआईए कोर्ट में आरोपियों को पेश किया गया। रियाज, गौस और मोहसिन के साथ आसिफ की भी कोर्ट में पेशी हुई है। आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में एटीएस ऑफिस से कोर्ट रूम तक आरोपियों को लाया गया। 2 आरोपी जो मुख्य आरोपी हैं उनको बापर्दा लाया गया, यानी कि उनको पूरी तरह से नकाब में लेकर के आया गया और 2 अन्य आरोपी उनको भी साथ में लाया गया, यानी कि कुल 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है।
तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जयपुर के एनआईए कोर्ट में आरोपियों को पेश किया गया है। साथ ही साथ एनआईए अब पूरे मामले को देख रही है। एनआईए की तरफ से इस पूरे मामले पर हैंडओवर लिया गया है और साथ ही अब पूरे मामले की जांच एनआईए की ओर से की जा रही है। उदयपुर हत्याकांड को लेकर के आरोपियों को जयपुर के एनआईए विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर कड़ी सुरक्षा में इन्हें पेश किया गया और इसी दौरान वकीलों में आक्रोश नजर आया है। जयपुर एनआईए कोर्ट में आरोपियों की पेशी हुई है। आरोपियों को फांसी देने की मांग यहां पर की जा रही है। कोर्ट परिसर में वकीलों ने नारेबाजी की है। आरोपियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। वकीलों का हंगामा यहां पर कोर्ट परिसर में देखने को मिला है। वकीलों में आक्रोश नजर आ रहा है, फांसी देने की मांग कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ हैं। सौरभ, क्या जानकारी? देखिए, इस वक्त कोर्ट के कक्ष में जज के सामने चारों आरोपियों की पेशी होती है, तो दूसरी तरफ बाहर वकीलों ने अपना आक्रोश जो है वो जताना शुरू कर दिया। इस वक्त तमाम जो वकील इस वक्त यहाँ पर मौजूद है वो जोरदार नारेबाजी जो है वो कर रहे हैं। फांसी की मांग जो है वो इस वक्त तमाम वकीलों की तरफ से की जा रही है। तरह तरह के नारे जो है वो इस वक्त लगाए जा रहे हैं और जिस प्रकार का हंगामा उदयपुर में देखने को मिला था, जिस प्रकार की नाराजगी वहाँ वकीलों ने जताई थी, यहाँ पर भी इस वक्त इसी प्रकार का नजारा जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे होंगे, साथ में कुछ नारेबाजी की भी आवाज जो है वो साफ तौर पर सुनाई दे रही होगी कि किस प्रकार से यहाँ पर बड़ी संख्या में वकील जो है वो यहाँ पर नाराजगी जो है वो व्यक्त कर रहे हैं और इसके जोरदार नारेबाजी जो है वो इस वक्त कोर्ट कक्ष के बाहर जो है वो इस वक्त तमाम वकील जो है वो कर रहे हैं। पुलिस की कर रही है, लेकिन इनका आक्रोश नारेबाजी जो है वो इस वक्त की जा रही है। मांग जो है वो इन वकीलों की सिर्फ यही है कि ऐसे जगह में जो काम करने वाले आरोपियों को जो है वो फांसी जो है वो दी जानी चाहिए। तो इस वक्त जोरदार नारेबाजी जो है वो देखने को मिल रही है और संभवतः ऐसा लगता है कि कुछ ही देर में जो है वो पेशी भी पूरी हो जाएगी। लेकिन संभवतः इस प्रकार की नारेबाजी से कोर्ट कक्ष में भी काम जो है वो जरूर प्रभावित हो रहा होगा, क्योंकि कोर्ट कक्ष से महज 20 कदमों की दूरी पर इस वक्त ये नारेबाजी जो है वो देखने को मिल रही है और जोरदार तरीके से अपना विरोध जो है वो तमाम यहाँ पर मौजूद जो वकील हैं वो कर रहे हैं। ज्यादातर वकील यहाँ पर युवा हैं और वो साफ तौर पर अपनी आक्रोश जो है वो यहाँ पर जताते हुए नजर आ रहे हैं और एक ही मांग जो है वो बार बार की जा रही है कि उदयपुर के जो आरोपी हैं, गुनहगार हैं, उदयपुर के जो गुनहगार हैं उन्हें फांसी दी जाए। इस प्रकार की मांग जो है वो यहाँ पर जोरदार तरीके से तमाम वकील जो है वो इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये नजारा जो है वो इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खासी नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। पुलिस समझाइश की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन वो भी कामयाब इस लिहाज से नहीं हो पा रही क्योंकि वकीलों का आक्रोश ही कुछ इस तरह का है, क्योंकि ये घटना भी कुछ इस प्रकार की हुई है कि हर व्यक्ति जो है वो जिसने भी ये वीडियो देखा है वो अब खासा आक्रोशित जो है वो पिछले कई दिनों से, जब से घटना हुई है तब से जो है वो लगातार महसूस कर रहा है। लेकिन इस वक्त कोर्ट परिसर में बनी पार्क स्थित कोर्ट में तीसरी मंजिल पर एनआईए स्पेशल कोर्ट के महज 20 कदम की दूरी पर जो है वो इस वक्त तो जो है वो नारेबाजी जो इस वक्त की जा रही है और अलग अलग नारे जो है वो इस वक्त यहाँ पर तमाम वकील जो है वो कर रहे हैं। भारत माता की जय हो, आरोपियों को फांसी दो, उदयपुर के गद्दारों को, इस प्रकार के नारेबाजी जो है वो इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही है। तो कहा जा सकता है कि आक्रोश जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है और जोरदार नारेबाजी का जो दौर है वो चल रहा है। लेकिन अभी तक क्योंकि 1 बजे एनआईए के अधिकारी जो है वो कोर्ट पहुंचे थे, 1:18 पर जो आरोपी है उन्हें कोर्ट में लाया गया और अभी तक चूंकि आधे घंटे से ज्यादा का समय जो है हो चुका है और इस वक्त पेशी लगातार जारी है। तो बताया जा रहा है कि लगभग 10 से 15 मिनट का समय और लग सकता है। तो अभी जो है वो बड़ी सुनवाई कहा जा सकता है कि इस मामले में यहाँ पर लगातार की जा रही है और आधे घंटे से ज्यादा तक इस वक्त जो है वो सुनवाई जो है वो लगातार जारी। तो इस वक्त जबरदस्त नारेबाजी लगातार जारी है और इससे तय है कि कोर्ट परिसर में, कोर्ट कक्ष में कामकाज जो है वो जरूर प्रभावित इस लिहाज से हो रहा होगा क्योंकि महज 20 कदम की दूरी पर जहाँ इन चारों आरोपियों को रखा गया और वहां पर जो है वो पेशी जो है वो इस वक्त चल रही है और जोरदार तरीके से इस वक्त तमाम जो वकील हैं वो नारेबाजी करते हुए साफ तौर पर सुनाई दे रहे हैं कि उदयपुर के गुनहगारों को
फांसी दो गद्दारों को, इस प्रकार की नारेबाजी जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर सुनाई दे रही। तो बड़ा ही ऐसा माहौल हो रहा है यहाँ पर कि तमाम तरह के जो वकील है वो यहाँ पर आक्रोशित होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है वो जयपुर NIA स्पेशल कोर्ट के बाहर इस वक्त साफ तौर पर हेमंत जो है वो नजर आ रही है। काफी आक्रोशित जो है वो तमाम जो है वो यहाँ पर वकील जो है वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। जी क्या चल रहा है, इसको लेकर के कोई जानकारी मिल पाई है? किस तरह की दलीलें यहाँ पर दी गई हैं वकील की तरफ से? देखिए, अभी इस वक्त इस बारे में जानकारी इसी हद से नहीं मिल पाई है, क्योंकि यहाँ पर जो कई लोगों जो बाहरी अवांछित नहीं है उन लोगों को कोर्ट पक्ष जो है वो बाहर रखा गया है। सिर्फ जो संबंधित वकील हैं वो इस वक्त मौजूद है, कोर्ट के जो कर्मचारी होते हैं वो इस वक्त मौजूद है, और NIA के अधिकारी जो है वो मौजूद है, और 4 जो आरोपी हैं और उनके सुरक्षाकर्मी वे ही जो है वो इस वक्त यहाँ पर कक्ष में मौजूद है। और बाकी तमाम लोगों को कक्ष के बाहर इसलिए रखा गया ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था जो है वो देखने को नहीं मिले। लेकिन अभी चूंकि ये बात स्पष्ट है कि 4 आरोपियों को अब यहाँ पर पेश किया गया है, तो NIA जो है इसको रिमांड जो है वो मांगेगी। और अब चूंकि NIA विधिवत रूप से अपनी जांच प्रक्रिया जो है वो शुरू करेगी, तो आज तमाम दस्तावेज जो SIT ने अब तक जांच की है वो जांच की फाइल जो तमाम दस्तावेज है वो भी जो है वो NIA को सुपुर्द किए जाने। तो इस वक्त रिमांड को लेकर संभवतः कोर्ट कक्ष में जो है वो चर्चा चल रही है कि कितने दिन का रिमांड जो है वो लिया जाए। रिमांड संभवतः 14 दिन की हो, लेकिन 14 दिन लगता नहीं कि सीधे जो है वो भेजा जा सकता है। 7 से 8 दिन का जो है वो रिमांड कोर्ट दे सकता है। लेकिन अभी फिलहाल चूंकि ये जो सुनवाई है वो जो है वो इस वक्त लगातार जारी है, कुछ देर में स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार क्या कुछ जो है वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के, देखिए इस वक्त कोर्ट परिसर में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे जो है वो साफ तौर पर सुनाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से इस पूरे मामले में पाकिस्तान कनेक्शन जब सामने आया तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे जो है वो इस वक्त नए नारे वकील शुरू किए। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे जो है वो इस वक्त लगाए जा रहे हैं। एक आरोपी जो गौस मोहम्मद है वो 2014 में कराची गया था। इस प्रकार की जानकारी जो है वो SIT और NIA की जांच में से सामने आई, तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर सुनाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो है वो आक्रोश बिल्कुल साफ तौर पर जो है वो वकीलों में देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर वकील जो है वो जो है वो आक्रोशित इस वक्त नजर आ रहे हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं, एक वक्त ऐसा भी था जब जीवाणु वाला जब केस हुआ था शास्त्री नगर में एक छोटी बच्ची के साथ रेप का, उस वक्त वकीलों ने जो है वो हाथापाई जो है वो कर दी थी आरोपी के साथ। तो इस प्रकार की जो है सिचुएशन न बने, इस लिहाज से पुलिस जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। यहाँ पर ERT QRT के जमात भी जो है यहाँ पर तैनात किए गए। पुलिस के जो अन्य जवान होते हैं वो भी यहाँ पर तैनात किए गए, ताकि किसी भी प्रकार की अपनी स्थिति जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिले। तो अभी बहुत गहमा गहमी का माहौल जो है वो कोर्ट परिसर में संभवतः शायद देखिए उस वक्त नारेबाजी जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर सुनाई दे रही है। अभी तक पेशी जो है वो नहीं हुई है, और NIA को ये कहा जा रहा है कि NIA जो है वो अपना काम करे और हम तुम्हारे साथ है। इस प्रकार के नारेबाजी, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारेबाजी, उधर पीछे गुनहगारों गद्दारों को फांसी दो, इस प्रकार की नारेबाजी जो है वो इस वक्त लगातार यहाँ पर चल रही है। और इसके कारण से पूरे ये कोर्ट के जो तीसरी मंजिल है, पूरा तीसरी मंजिल जो है वो इस वक्त यहाँ पर लगातार गूंज रही है कि इस प्रकार के नारे, गोली मारो सालों को, इस प्रकार के। देखिए, बहुत ज्यादा एग्रेसिव मूड में जो है तमाम वकील यहाँ पर नजर आ रहे हैं। गोली मारो सालों को, इस प्रकार की नारेबाजी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, और बहुत ही गहमा गहमी का जो है वो माहौल है, और काफी आक्रोशित इस वक्त जो है तमाम जो वकील है वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। जी, जब यहाँ पर तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी और चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती की गई थी, उसके बावजूद कुछ वकील यहाँ पर कैसे इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे, ये भी एक सवाल। हेमंत, आप अपना सवाल फिर कर दोहराएं। कह रहा हूं कि सौरभ, जब इतनी तादाद में पुलिस बल मौजूद था उसके बावजूद वकीलों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होकर के नारेबाजी कैसे करने लग गई? देखिए, ये जो है वो कोर्ट परिसर है, और कोर्ट परिसर में वकीलों का एक अपना क्षेत्राधिकार जो है वो होता है, और यहाँ पर जो है वो वकील ही सब कुछ जो है वो एक तरह से निर्धारित करते हैं। यहाँ पर पुलिस की कुछ ज्यादा जो है वो
इन जो वकील है उनको कंट्रोल करने की स्थिति इसलिए से नहीं होती क्योंकि वकीलों को अलग अलग कोर्ट में जाना पड़ता है, अलग अलग सुनवाई के लिए जाना पड़ता है, तो उन्हें जो है वो रोका नहीं जा सकता। बाहरी कोई व्यक्ति हो तो उसे रोका जा सकता है। मीडिया को जिस प्रकार से लेकिन कोर्ट परिसर के भीतर से इस तरह की जो नारेबाजी केस के सुनवाई के दौरान जो है सवाल तो खड़े करती है। सौरभ, फिलहाल बने रहिए हमारे साथ में। लवली वधवा हमारे साथ मौजूद है। लवली, क्या अपडेट आपके पास है? कोर्ट परिसर में इस वक्त नारेबाजी हो रही है, वकील वहां पर इकट्ठा होकर के नारे लगा रहे हैं। लवली, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है लवली तक आवाज नहीं जा रही है। बहरहाल हम आपको बता दें कि इस वक्त एनआईए स्पेशल कोर्ट के बाहर भी वकीलों का जमावड़ा है और यहां पर कुछ वकीलों ने इकट्ठा होकर के जोरदार नारेबाजी की है, हंगामा किया है कोर्ट परिसर में। लगातार उनकी नारेबाजी इस वक्त जारी है। बड़ी संख्या में हालांकि सुरक्षा बलों की मौजूदगी है और इसके बावजूद यहां पर ये उदयपुर जैसी ही नारेबाजी देखने को मिली है। जब उदयपुर कोर्ट में इन आरोपियों को पेश किया गया था उस वक्त भी आक्रोशित वकीलों ने वहां पर नारेबाजी की थी और जयपुर के विशेष एनआईए कोर्ट में भी वकीलों की नारेबाजी। सौरभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और सौरभ के साथ साथ लवली भी हमारे साथ हैं। लवली, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या अपडेट आपके पास है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल इस वक्त सुनवाई जो है वो कोर्ट रूम के अंदर चल रही है। कुछ ही देर के अंदर इन आरोपियों को जो एनआईए के सुपुर्द करने की जो कार्रवाई है प्रोडक्शन वारंट पर, एनआईए ने अपने तर्क जो है वो कोर्ट के अंदर रखे हैं। एसओजी एटीएस ने अपनी जो अब तक की कार्रवाई है उससे कोर्ट को जो है वो तारुफ कराया। उनको बताया गया है कि कोर्ट के अंदर किस तरह से अब तक पूरा जो कामकाज एनआईए, एसओजी और एटीएस ने मिलकर के किया और राजस्थान की जो पुलिस है उन्होंने, राजस्थान की सरकार ने पूरे मामले में, इस मामले में जैसे कनेक्शन पाकिस्तान का मिला है और देश विरोधी गतिविधियां मिली है, तो अब इस मामले को एनआईए को सौंपना बेहद जरूरी है क्योंकि इस मामले की जड़ तक जाने के लिए राष्ट्रीयकृत एजेंसी अधिकृत रूप से एनआईए है। तो ऐसे में एनआईए को इस मामले को सुपुर्द करना जरूरी है। एनआईए की ओर से जो एप्लीकेशन लगाई गई है उस पर कोर्ट ने सुनवाई की है। एनआईए के अधिवक्ताओं ने अपने जो पक्ष है वो रखा है। एनआईए के अधिकारियों से कोर्ट ने पूछा है कि किस किस तरह की गतिविधियां अब तक जो जानकारी प्रारंभिक तौर पर मिली है उनमें पुष्टि पाई गई है कि क्या क्या गतिविधि ये लोग कर रहे थे। अब तमाम जो दलीलें हैं वो कोर्ट रूम के अंदर रखी गई है। जज इस पूरे मसले को सुन रहे हैं। फिलहाल एनआईए के जो अधिवक्ता है वो अपनी बात जो है वो पीपी जो है वो अपनी बात कोर्ट के अंदर कह रहे हैं और उसके बाद में ये मुकर्रर होगा कि कितने दिनों के लिए क्या रिमांड पर सौंपा जाएगा, क्या किया जाएगा। फिलहाल जो जानकारी वो यही है कि इन्हें फिलहाल अजमेर सेंट्रल जेल वापस शिफ्ट किया जाएगा और वहां से जो है प्रोडक्शन वारंट पर जेल में जमा कराने के बाद प्रोडक्शन वारंट पर लेने का जो काम है अब एनआईए इनसे बाकी की पूछताछ अजमेर में करेगी, जयपुर में करेगी या दिल्ली में करेगी या फिर उदयपुर में जो मौका तस्दीक दोबारा कराई जानी है, मौके पर जो शिनाख्त परेड करानी है मौके की, वो वहां पर कराना बेहद जरूरी है। कुछ संदिग्ध लोगों पर भी इस पूरे मामले को लेकर के राउंड अप करने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है कि जो संदिग्ध इस मसले में और लोग जुड़े हुए हैं उन्हें भी इस मामले में हिरासत में लेना है। आगामी कार्रवाई जो डिटेन करना है तो उसको लेकर के तमाम जो दलीलें हैं वो कोर्ट के अंदर रखी गई है। कोर्ट को बताया गया है कि इन लोगों ने किस तरह से दहशत फैलाई है वीडियो जारी करके और अपने इन पूरे मामले को लेकर के कोर्ट को ये भी बताया है एटीएस ने कि पिछले दिनों ये लोग कराची जाकर के ट्रेनिंग लेकर के आए थे। पिछले 10 सालों से ये लोग इस तरह के नेटवर्क में शामिल रहे हैं जिसमें इन्होंने देश विरोधी गतिविधियों को लेकर के षड्यंत्र रचा और जो तमाम जो दलीलें हैं उन्होंने किस तरह से वीडियो को लेकर के रैकी की, वीडियो देखने के बाद में संबंधित जो कन्हैयालाल साहू उनकी रैकी करी, उसके अलावा और जो व्यापारी हैं उनकी रैकी की गई और रैकी करने के बाद में उन्हें जो मारने का जो प्लान ये लोग तैयार कर रहे थे। कुल मिलाकर के ये दहशतगर्द जो है, दहशत फैलाने की मंसूबों से इन लोगों ने जो है पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। ये तमाम दलीलें एटीएस एसओजी ने अपनी जो रिपोर्ट है उसमें यहाँ पर रखी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एनआईए अब इस पूरे मामले की कार्रवाई जो है अपने हाथ में लेगी। तो क्या इन जो आरोपी हैं, फिलहाल जो 4 आरोपी हैं, इन आरोपियों को पूछताछ जो है वो जयपुर में की जाएगी, कहाँ की जाएगी? क्योंकि एनआईए के पास में विकल्प जो है अजमेर, जयपुर और दिल्ली के तीनों विकल्प मौजूद है, लेकिन घटना हुई है उदयपुर में। तो ऐसे में उदयपुर, जयपुर और इन तमाम जगहों की दूरी को देखते हुए एनआईए भी चाहेगी कि किसी सुरक्षित स्थान पर इन्हें रखा जाए क्योंकि बार बार इन्हें कोर्ट लाने की प्रक्रिया से गुजरने के चक्कर में कोई गतिविधि ना हो जाए, कोई अनजान घटना ना हो जाए। इसलिए एनआईए किसी प्रकार की कोई चूक जो है वो नहीं करना चाहती है। कोर्ट में अनुमति मांगी जा रही है पूछताछ को लेकर के और अब दलीलें जो है वो एनआईए की ओर से पूरी हो चुकी है। माननीय कोर्ट ने पूरी दलीलों को सुना है। अब इस पूरे मसले को लेकर के कोर्ट को डिसीजन करना होगा। हालांकि अभी जो बिल्कुल यही देखने वाली बात होगी कि आज कोर्ट जो है
वो कितने दिन का रिमांड देती है एनआईए को, क्या होता है, इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ लवली, मैं वापस से आपका रुख करूंगा। सौरभ हमारे साथ हैं लगातार बने हुए, उनके पास रुख करें। उससे पहले देखिए किस तरीके से ये नारेबाजी यहाँ पर वकीलों की ओर से कोर्ट परिसर में की गई है। तो लगातार नारेबाजी और हंगामे का माहौल है कोर्ट में, और कुछ वकील है जो इकट्ठा हुए और जिन्होंने नारेबाजी की है। सौरभ हमारे साथ लगातार बने हुए। सौरभ, लवली जैसे बता रहे थे कि एनआईए भी चाहेगी कि जो रिमांड अभी मिले उसमें तमाम जो जांच की परिधियां हैं वो पूरी कर ली जाए, लेकिन आपके लिहाज से क्योंकि देखिए पूरे देश का मूड है, जनता का मूड है कि जल्द से जल्द इस केस की इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली जाए, कोर्ट का ट्रायल पूरा कर लिया जाए और फिर उसके बाद सजा का ऐलान हो। एक कितना वक्त मान करके चलते हैं, क्योंकि देखिए जैसे हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया था, क्योंकि अब इसमें देखिए इंटरनेशनल अगर कॉन्टेक्ट सामने आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको खंगालने में भी काफी वक्त जाया हो सकता है एनआईए का। जिस प्रकार से ये घटना घटी है तो लोगों की भावनाएं जो है वो उफान पर, लोग तुरंत न्याय जो है वो चाहते हैं, लेकिन कोर्ट परिसर में कोर्ट में जो है वो भावनाओं से काम नहीं चलता। यहाँ पर सबूत और दलील जो है वो रखनी पड़ती है। इसलिए आज से इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए, आरोपियों को सजा तक पहुंचाने के लिए एनआईए को काफी मशक्कत जो है वो करनी होगी। एक एक सबूत जो है वो इकट्ठा करना होगा, इन लोगों का मोटिव जो है वो पता करना पड़ेगा, इन लोगों के साथियों के बारे में जानकारी जुटानी पड़ेगी, इन लोगों ने किस प्रकार से, कितने दिन से इस प्रकार से ये लोगों को टारगेट करना चाहते थे। कई लोगों के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं कि इन लोगों की जो है वो उन पर निगाह थी, तो उन तमाम पहलुओं के बारे में जानते हैं कि विदेशी कनेक्शन किस प्रकार का इनका रहा है, विदेश से किस प्रकार से ये लोग मोटिवेटेड रहे और किस प्रकार से यहाँ पर ये तो घटना 7 तारीख की है, लेकिन स्लीपर सेल के जरिए भी क्या ये लोग जो है वो सक्रिय थे। तो इन तमाम चीजों के बारे में कोर्ट जो है वो पता लगाएगी, उसके बाद ही जो है वो कोर्ट में यहाँ पर तमाम सबूत पेश किए जाएंगे और जब जज को ये लगेगा कि हाँ ये गुनाहगार है, उसके बाद ही जो है वो इन्हें जो है वो सजा मुकर्रर हो पाएगी। क्योंकि कोर्ट में जो है वो भावनाएं काम नहीं करती, कोर्ट में दलील जो है वो रखी जाती है, सबूत जो है वो रखने पड़ते हैं। तो इस लिहाज से अभी कुछ वक्त तो लगना ही चाहिए। एनआईए पूरी जांच करेगी, क्योंकि अब एनआईए को आज पहली बार जो है वो इनकी वो केस जो है वो ट्रांसफर हुआ है और अब इनको पहली बार कस्टडी जो है वो इनकी मिली है। तो ये एनआईए जो है वो एक एक चीज के बारे में जानकारी जुटाएगी और फिर आपको बिल्कुल। सौरभ बने रहिए आप हमारे साथ, में फिर से आपका रुख करूंगा। लवली हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लवली, जैसे सौरभ कह रहे हैं कि एनआईए को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्या इनका जो आरोपियों ने जो वीडियो बनाया था कत्ल के बाद, वो अपने आप में ये साबित कर रहा है कि कत्ल इन्होंने किया? इसके भीतर तो कोई शक शुबा नहीं रह जाता, लेकिन अगर मशक्कत की बात करें, जांच को और ज्यादा दायरा बढ़ाने की बात करें, तो इंटरनेशनल जो लिंक है, आतंकियों से जो इनके लिंक है, वो लगता है कि काफी समय जाया कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल एनआईए का काम यही है कि जो पुलिस को जो काम करना था, पुलिस ने अपनी कार्रवाई को पूरा कर लिया है। धारा 120B के तहत और अन्य जो देश विरोधी गतिविधियों की धारा है, दहशत फैलाने की जो धारा है, उसमें मुकदमा दर्ज करके इस केस को अब एनआईए को सुपुर्द कर दिया गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह का लिंक सामने आया है, कराची और पाकिस्तान के अंदर इन लोगों ने ट्रेनिंग हासिल की, 30 लोगों का ये पूरा का पूरा दल था। हालांकि जो इस्लामिक संगठन है जिसकी ओर से कहा गया है कल ही बयान जारी करके कि इस पूरे मसले को लेकर के उन लोगों की ओर से इन लोगों की जानकारी होने का इनकार किया गया है, यानी किसी भी तरह की घटना की जिम्मेदारी पाकिस्तान के उस ग्रुप ने नहीं ली है। लेकिन अब एनआईए के सामने सबसे बड़ा सिरदर्द यह है कि इन आरोपियों को जो है उदयपुर की घटना के अलावा और किस तरह के मंसूबे इन लोगों के थे, क्योंकि जिस तरह का डेटा इनके पास में मिला है, जो मौका तस्दीक करने पे पता लगा, 10 साल से ये आरोपी जो भीलवाड़ा का रहने वाला है, आसिंद का रहने वाला है, ये 10 साल से अपने घर छोड़ करके रवाना हो गया था। 7 ये भाई हैं और इस 7वें नंबर के भाई ने इस तमाम गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बहुत लंबे समय से, जैसा कि गाड़ी के नंबर का जिक्र हुआ, ऐसे तमाम और भी एविडेंस जो है वो पुलिस को मिले हैं। बड़ी बात ये, इंटरनेशनल कॉल जो है लगातार व्हाट्सएप पर किए जा रहे थे, व्हाट्सएप पर जो डेटा मिला है उसे भी यहाँ पर रखा गया। सोशल मीडिया पर किस तरह के वीडियो के लिंक्स जो थे वो ये लोग शेयर कर रहे थे, 30 से ज्यादा ग्रुप्स को ये लोग लगातार
हैंडल करके दहशतगर्दी फैलाने के लिए लोगों को उनके माइंड वॉश करने का जो काम है वो ये लोग कर रहे थे। तो ऐसे में अब एनआईए के सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो वो ये है कि उदयपुर की घटना के साथ साथ में देश में और कहां इस तरह की गतिविधियां चल रही है, क्योंकि ये 2 लोग नहीं है, ये 30 लोग हैं। बाकी के 28 कहां घूम रहे हैं, कहां पर हैं, उन्हें राउंड अप करना, उन्हें डिटेन करना, उनसे पूछताछ करना, उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के अलावा इन आरोपियों से ये भी तस्दीक करना जरूरी होगा कि आखिरकार इन लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम में कन्हैया लाल को ही क्यों चुना, क्योंकि नुपुर शर्मा के मामले में कई लोगों ने उसे समर्थन दिया। तो ऐसे में उन्होंने कन्हैया लाल को ही अपना निशाना क्यों बनाया, कन्हैया लाल को निशाना बनाने के पीछे इनका क्या मकसद था, क्या ये लोग कन्हैया लाल को पहले से जानते थे, और जिस तरह से थ्रेड दिया गया उसके बाद राजस्थान पुलिस की नाकामी रही कि वो बिल्कुल लवली, लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और सौरभ हमारे साथ जुड़े, सौरभ आपका भी बहुत शुक्रिया। लगातार इस सबसे बड़ी खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले हम बता रहे हैं कि आखिर कोर्ट रूम में इस वक्त क्या चल रहा है, कोर्ट के बाहर, कोर्ट परिसर में क्या चल रहा है। तो वहीं उदयपुर के कन्हैयालाल मर्डर केस में चश्मदीद ईश्वर गौड़ ने कहा है कि दोनों आरोपी दुकान में कपड़े का नाप देने के लिए आए और अचानक से हमला किया। कन्हैयालाल मर्डर केस के चश्मदीद उदयपुर हत्याकांड पर सबसे बड़ा खुलासा है। टीवी पर पहली बार कन्हैया मर्डर केस का मुख्य गवाह आपके सामने हाजिर है। आए अंदर तो नाप ले रहे थे सर। अच्छा, नाप ले रहे थे तो वो अंदर आगे नाप ले रहे थे, वो मैं इधर काम कर रहा था, बस उनने उसको हमने हमला कर दिया उसको। अच्छा, हाँ, वो एकदम चीखे तो वो एक लड़का और बैठा था, वो बाहर चला गया, फिर मैं उसके पीछे गया, वो पीछे मेरे को मार दिया उन्होंने। अच्छा, ठीक है। और जब आपके सामने उन्हें मारना शुरू कर दिया, सामने चिल्लाए भी बचाओ, पर कोई आया नहीं। आसपास थे लोग? नहीं, मतलब चिल्लाना तो पड़ा ना, आसपास तो कोई नहीं था, कोई नहीं, फिर भी सर इस समय जल्दी सुनी की दुकानें हैं 2-3, तो वो तो छोड़ के भाग गए। नीचे भी एक की दुकान है, वो भी छोड़ के भाग गए। पहले जा चुके थे वो, या वो तो जब वो दुकान में आए थे तब आपको कुछ पता नहीं चला? नहीं पता सर, कस्टमर रहते सर, कितने कस्टमर आते हैं, वो तो आते हैं कस्टमर, तो नाप तो लेंगे ना सर। आप दोनों अकेले थे दुकान में? हाँ, हम 3 जने थे। 3 जने थे। उसको जो नियाज था उसको पहले से जानते थे आप लोग? नहीं सर, नहीं, जिसने शिकायत कराई थी सामने वाला। हाँ, उसको तो हम जानते थे, पहले से जानते थे, साथ में उठना बैठना था। हाँ, वो तो साथ में उठते बैठते, उसके फादर तो बहुत अच्छे दोस्त थे हमारे। अच्छा, ये बताइए, दोनों वार करने के बाद हम लोग दोनों ने किया? दोनों ने किया।